हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विलासिता संबंधी वस्तुओं का, ऐसी चीज़ों का जो हमें इंजॉयमेंट प्रोवाइड करती है, आनंद की प्राप्ति होती है, जिनसे नए नए टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में हो। हर वह सुख सुविधा हमारे हाथ में है जो प्रेजेंट समय में क्या है, अवेलेबल है। चाहे वह गाड़ी की बात हो या अदर तरह का टेक्नोलॉजी का बात हो, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए जो है टेक्नोलॉजी से नए नए लग्जरियस थिंग्स हमारे सामने आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं लग्जरियस थिंग, चाहे वह वाहन हो या वाहन, यानी कि हर आदमी चाहता है कि उसके पास BMW कार हो, उसके पास उससे भी एडवांस कार हो, आईफोन हो, उसके पास अदर टेक्नोलॉजी हो जिससे वह अपने जीवन को एक आनंद की अनुभूति प्रदान कर पाए। तो यहाँ पे हम जो हमारा ये सारे सब्जेक्ट मैटर है, इसका जो हमें हमें उपलब्ध होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी हमें डिविजनल चार्ट D16 देती है, यानी D16 प्रदान करती है कि लग्जरियस थिंग्स हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो सुख की अनुभूति दो तरह की चीज़ों से होती है, एक होती है चल यानी मूवेबल, और दूसरा इमेबल यानी जो हमारी जमीन जायदाद जो है, इनकी जानकारी हमें मिलती है D4 से। जबकि जो चल संपत्ति है, जैसे नए नए टेक्नोलॉजी हो गई, गाड़ी हो गई, वाहन हो गए, इन सब की जानकारी जो है हमें D16 से मिलती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ का अति जो है बुरा होता है। अगर हम उसको मिसयूज करते हैं तो उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए D16 से हम वाहन की दुर्घटना या उससे होने वाली मौतों का भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो D16 जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और हमें यह दिखाता है कि हम जो है हमें लग्जरियस थिंग अवेलेबल हो पाएंगी या नहीं होंगी। दूसरी ओर हमें हमारे लाइफ में होने वाले जो एक्सीडेंट है, स्पेशली जो है व्हीकल्स के थ्रू जो एक्सीडेंट होता है, वह उस तरह का मिस हैपनिंग क्या हमारे लाइफ में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं डिविजनल चार्ट D16 का। D16 का अगर हम बात करते हैं तो D16 में हम सबसे पहले एक जन्म कुंडली ले रखे हैं। यहाँ पे हमारे पास लग्न है और ग्रह है, जिसके यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, भोगांश दे रखा गया है। तो लग्न या जो हमारा जो भोगांश दे रखा है, उसको हम उसके आधार पे जन्म कुंडली और लग्न और ग्रहों के भोगांश के आधार पे हम क्या तैयार करने जा रहे हैं, D16 यानी डिविजनल चार्ट 16 तैयार करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक राशि का वैल्यू 30 डिग्री है और हम डिविजनल चार्ट 16 तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम 30 डिग्री को 16 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब हम 30 डिग्री को 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 1 डिग्री 52 मिनट 30 सेकेंड। तो यह एक D16 का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करते हैं, D30 को 16 पार्ट में सब डिवाइड करते हैं और उसका रेंज क्या होगा, तो 1 डिग्री 52 मिनट 30 मिनट्स होगा। तो यहाँ पर ध्यान देखिए कि हम 0 से स्टार्ट कर करके हमने क्या किया, रेंज लेकर के यूज किया है और 30 डिग्री तक सब डिवाइड किया है। हर के बीच का गैप इतना ही है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 30 सेकेंड वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, लेकिन आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको 30 सेकेंड वाले वैल्यू को भी क्या करना है, यूज करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे मिनट तक के वैल्यू को कंसीडर किए हैं। अब हम जो है लग्न और जो हमारे जो ग्रह हैं उसके भोगांश को हम देखते हैं कि वह कौन से D16 का पार्ट बनता है, किस D16 का पार्ट बनता है। जैसे कि हम लग्न का बात करते हैं तो लग्न का वैल्यू है 9 डिग्री 2 मिनट। तो 9 डिग्री 2 मिनट आप देखिएगा तो किस रेंज में आता है, तो ऑब्वियसली रेंज आता है 5 में। हमने पहले ही यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको समझने में आसान हो और टाइम भी हमारा कंज्यूम कम हो। सूर्य का हम देखते हैं 20 डिग्री 29 डिग्री 47 है, तो 29 डिग्री से 20 आप देख रहे हैं 16 में। मंगल का देख रहे हैं 3 डिग्री 23 सेकेंड, तो 3 डिग्री 30 सेकेंड 2 का। इस तरह से हमने क्या किया है, पहले ही आपको एक कैटेगराइजेशन कर करके अपने लग्न और ग्रहों के जो भोगांश हैं उसको इसके रेंज के आधार पे हमने यहाँ पे इसका नंबर को क्या किया, पॉइंट आउट कर दिया है। क्लियर कट है। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है जब भी हम क्या करते हैं, डिविजनल चार्ट तैयार करते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 2 का, जो डिविजनल चार्ट बनाने के लिए जो रूल का रिक्वायरमेंट होता है उसका हम बात करते हैं।
तो डिविजनल चार्ट जो है हम बात करते हैं D16 का, तो D16 जो है यहाँ ध्यान दीजिए, यानी D16 का हम तैयार करते हैं। तो इसके लिए देखिए काफी सिंपल सा रूल है। आप इसको सिंपल सा रूल है, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें यह याद रखने की जरूरत होती है कि कौन सा रूल किस तरह के डिविजनल चार्ट में बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, एक कोड कर लेते हैं। एक कोडिंग के थ्रू अगर हम उसको पॉइंट आउट करते हैं तो हमारे लिए वो चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं D16 यानी D16 का। अब देखो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम बात करें तो इसको मेमोराइज कैसे रखेंगे, तो 16 है तो डेफिनेटली यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यह बेस्ड है राशि के स्वभाव पे। यह जो है D16 जो है किस पे बेस है, राशि के स्वभाव पे। आप देखिए, अब जानते हैं कि राशि के स्वभाव के आधार पे हमारी जो है राशियां हैं 3 प्रकार की होती है। पहला चर, दूसरा स्थिर और तीसरा द्विस्वभाव। अब देखिए यहाँ पे याद रखना आसान होगा। पहला में देखिए 2 ही वर्ड है, दूसरे में 3 वर्ड है और तीसरे में ज्यादा वर्ड है, यानी इससे ज्यादा वर्ड है। तो इसलिए ध्यान रखिए, सीरीज भी आप भूलेंगे नहीं, पहले 2 वर्ड वाले को रखिए, फिर 3 वर्ड वाले को रखिए, उसके बाद ज्यादा वाले को रखिए। इससे आपको याद करना आसान होगा कि चर के बाद क्या लिखे, स्थिर, अस्थिर के बाद क्या लिखे, द्विस्वभाव लिखे। इसको एक और CSD के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। CSD का अगर हम फॉर्मेटिंग का बात करें तो हम CSD का मतलब हमें क्या लिख करके आता है, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को भी इस तरह से कोड करके याद रख सकते हैं। फिलहाल इसको और भी सिंपल सा है, सिंपल सा छोटे वर्ड है। चर 2 ही से बना हुआ है, स्थिर उससे ज्यादा से बना हुआ है, द्विस्वभाव उससे ज्यादा बना हुआ है। यानी हम उसको क्या करते हैं, वर्ड के में जो अल्फाबेट यूज किया है उसके आधार पे इसको लिखेंगे। उसके बाद इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आपका जो है काफी आसानी से ये पता चल गया है कि कौन सी राशियां चर होगी, कौन सी राशियां स्थिर होगी और कौन सी राशियां क्या होगी, द्विस्वभाव की होगी। तो जो D16 है यानी D16 है, उसको बनाने के लिए जो रूल है वह क्या है हमारा, कि हम 16 है यानी हम उसके स्वभाव के आधार पे इस रूल को हमको याद रखेंगे। अगर इस तरह से कोडिंग करते हैं तो आपका मेमोराइज रहेगा। पहले हम चर को रखते हैं, फिर स्थिर को रखते हैं, फिर द्विस्वभाव। चर यानी 2 वर्ड से बना हुआ है, फिर स्थिर 3 से और द्विस्वभाव उससे ज्यादा से, यानी आप उसके इस तरह से रखेंगे, चर स्थिर और द्विस्वभाव। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप रख रहे हैं तो आपको पता चल जा रही है कि कौन सी राशियां चर की है, कौन सी राशियां स्थिर है, कौन सी राशियां द्विस्वभाव की है। अब देखिए इसका यूटिलिटी करते हैं। अगर हमारा लग्न या ग्रह जो है चर राशि में है तो उसका हम काउंटिंग कहां से करेंगे, 1 से करेंगे, यानी फर्स्ट में। दूसरे नंबर में कौन है, स्थिर राशि। अगर हमारा लग्न या ग्रह स्थिर राशि में है तो दूसरे पोजीशन पे देखो, ये दूसरे वाले में, तो दूसरे पोजीशन में है कौन, 5, यानी उसकी गणना हम कहां से करेंगे, C राशि से करेंगे, यानी 5वें नंबर से। अब द्विस्वभाव देखो, पहला दूसरा तीसरा पोजीशन में है, तीसरा पोजीशन में कौन है, 9, यानी हमारा क्या हो गया, धनु राशि। तो सिंपल सा बात है, अगर हमारा लग्न या ग्रह जो है चर राशि में है तो उसकी गणना 1 से करेंगे, अगर स्थिर राशि में है तो हम 5 से करेंगे, और द्विस्वभाव में है तो 9 से करेंगे। यानी पहला है तो पहला पोजीशन में है चर तो 1 से, दूसरा पोजीशन में स्थिर तो दूसरे पोजीशन में कौन है, 1 2 यानी 5, द्विस्वभाव तीसरे पोजीशन में है, तीसरे पोजीशन में हमारे पास क्या है, 9, तो हम द्विस्वभाव राशि की गणना हम क्या करेंगे, 9 से करेंगे। तो सिंपल सा ये रूल है, और इसको आप मेमोराइज करने के लिए आपको ये भी याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी कौन सी राशियां चर की है, कौन से स्थिर की है और कौन सी द्विस्वभाव की है। उसके बाद हम उसका काउंटिंग कैसे करेंगे वो भी आपका समझ में आया। चर पहले पोजीशन में है तो 1 से, स्थिर दूसरे पोजीशन में तो दूसरे पोजीशन में 5 है। उसके बाद हम द्विस्वभाव देखते हैं, तीसरे पोजीशन में है तो तीसरे पोजीशन में यहाँ पे कौन रखा गया, 9। यानी क्लियर कट है आपका कि कैसे मेमोराइज करना है। ये बहुत आसान सा कोडिंग है जिससे आप राशि को जानते भी हैं, और D16 जब तैयार कर रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे वो भी इस कोड के माध्यम से आपको याद हो जाना चाहिए। अब आते हैं इसी के आधार पे हम D16 तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे
मैंने आपको बताया कि आप अंदर भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या आप चाहें तो बाहर यहाँ पे आप राशि को नोट करके के 1 2, इसको हम इस तरह से कर देते हैं सर्किल में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैलकुलेशंस काउंटिंग कहाँ कहाँ से होता है? 1 से होता है, काउंटिंग कहाँ से होता है? 5 से, और काउंटिंग होता है 9 से। तो सिंपल सा बात है, आप चाहे तो अंदर भी कर सकते हैं। पहला काम क्या होता है? लग्न का निर्धारण होता है। लग्न हमारा क्या है? 11। 11 नंबर किस में है? इसमें। तो इसकी काउंटिंग कहाँ से होगी? 5 से। तो 5 से हम लग्न को कितने घर में देंगे? 5 में। तो 1 2 3 4 5, यानी हमारा लग्न क्या हो गया? 9। जब लग्न निर्धारित हो गया तो इसके आधार पे हम दूसरे राशियों को भी क्या करते हैं? पॉइंट आउट कर देते हैं। हमने क्या किया? इसको भी पॉइंट आउट कर दिया। अब आते हैं एक एक कर करके ग्रह को बैठाते हैं। तो पहला हमारा शनि है, 11 नंबर में ही है। 11 का काउंटिंग 5 से है, तो 5 से हमें शनि को कितने घर में ले जाना है? 7 में। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 11 नंबर में क्या आ गया आपका? शनि आ गया। 11 नंबर में क्या आ गया आपका? शनि आ गया। अब आते हैं शनि के बाद गुरु का। गुरु 1 नंबर पे है। 1 नंबर से गुरु का कितने नंबर में जाएगा? 14 नंबर में। तो 1 से आपका तो ये 12 हो गया। 12 13 14, यानी गुरु कितने नंबर में जाएगा? 2 नंबर में। 2 नंबर कहाँ है? यहाँ पे आपका क्या आ गया? गुरु हो गया। उसके बाद राहु 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर की काउंटिंग 5 से, 5 पे पॉइंट आउट कर लीजिए। 5 से राहु कितने घर में जाएगा? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 7 नंबर में कौन आ गया आपका? राहु आ गया। केतु का भी काउंटिंग 5 से ही होगा और 15 पे जाएगा, तो यहाँ पे केतु भी इसी हाउस में आ जाएगा। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि राहु और केतु जनरली क्या होता है? 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिस पे होता है, एक दूसरे के अपोजिट पे होता है, लेकिन ये आप D16 में देखते हैं दोनों क्या हो रहा है? सेम हाउस में जा रहा है। ये काफी पॉइंट आउट करने का है, यहाँ पे आप काफी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए चंद्रमा। चंद्रमा 3 पे है। 3 का काउंटिंग कहाँ से? 9 पे। 9 को पॉइंट आउट कर लीजिए। चंद्रमा कितने घर में जाएगा? तीसरे। 1 2 3, 11 नंबर में कौन आ गया आपका? चंद्रमा। फिर अगर हम बात करते हैं चंद्रमा के बाद हमारा कौन है? मंगल 6 पे। 6 का काउंटिंग भी 9 से होगा। 9 से मंगल कितने पे जाएगा? दूसरे घर में। तो 1 2, यानी 10 वाले में क्या हो गया आपका? मंगल हो गया। अब आते हैं हमारा 3 प्लैनेट्स कहाँ पे है? 10 नंबर पे। तो 10 नंबर की काउंटिंग कहाँ से होता है? ऑब्वियसली 1 से होता है। 1 तो आपके लिए आसानी हो गया, सिंपल सा बात है। 1 से हम शुक्र को कितने घर में जाना है? शुक्र को 9th में जाना है। 9th कहाँ है? यहाँ पे। तो ये आपका शुक्र हो गया। बुध को कितने घर जाना है? 12। तो 12 नंबर पे आपका बुध हो गया। और सूर्य को कितने घर में जाना है? 16। तो 12 13 14 15 16, यानी 4 नंबर। 4 नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सूर्य। तो दोस्तों काफी आसान तरीके से हमारा क्या हो गया? D16 हो गया। तो D16 के लिए सिंपल सा एक रूल ध्यान रखना है। D16, 16 का मतलब है, इसको कैसे कोडिंग रखें? 16, यानी जब D16 बनाते हैं तो हमें इसके स्वभाव पे ध्यान देना चाहिए। इस पे किस पे ध्यान देना चाहिए? स्वभाव पे ध्यान देना। और स्वभाव के आधार पर राशि क्या है? 3 प्रकार की होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। इसको भी क्रम से ध्यान रखिएगा। चर 2 वर्ड का है तो पहले रख दिए, स्थिर 3 वर्ड का है तो हम उसके बाद रख रहे हैं, द्विस्वभाव जो है बड़ा वर्ड है तो उसके बाद रख रहे हैं, यानी तीनों हो गया। उसका नंबर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे आपकी राशि भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जब काउंटिंग का बात होता है कि काउंटिंग है, पहले पोजीशन में चर है तो पहले का 1 हो गया। दूसरे पोजीशन में स्थिर है तो दूसरे पोजीशन में कौन है? यहाँ पे 5 है। तीसरे पोजीशन में द्विस्वभाव है, तीसरे पोजीशन में यहाँ पे क्या है? 9, यानी इसकी गणना हम 1 से करेंगे, इसकी गणना 5 से करेंगे, इसकी गणना क्या करेंगे? 9 से करेंगे। और इस रूल को यूज कर करके काफी आसानी से आप क्या कर सकते हैं? D16 तैयार कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि लोगों की जीवन में जो है आनंद की प्राप्ति होगी कि नहीं, सुख सुविधाएं आएंगी नहीं। स्पेशली जो चर सुख सुविधाएं हैं, जैसे वाहन हो गया है ना, आप समझ रहे हैं,
विलासता की वस्तु, ड्रिंक्स वगैरह ये सब आप जानते हैं, है ना। इस तरह का मौज मस्ती की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी या नहीं होगी, इसको आप काफ़ी आसानी से D16 टेबल बना करके समझ सकते हैं, है ना, और लोगों को बता सकते हैं। इस तरह से हमारा D16 चार्ट क्या हो गया, काफ़ी आसानी से तैयार हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट चार्ट बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे, बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करते रहें, इजी वे में आप समझ में आ जाएगा आपको। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कमेंट करें, ताकि यह पता चल पाए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट के माध्यम से उसको पॉइंट आउट करें, वहाँ पे हम जो है फोकस करेंगे अगर इससे संबंधित वीडियो तैयार कर रहे हैं तो। थैंक यू।